सैलून अपने क़ुर्ब व जवार में इसलिए इतना मशहूर था कि यहाँ आने वाले कस्टमर्स को इनकार सुनना नहीं पड़ता था। राबी अपने ठंडे और मीठे लहजे से आने वाली ख़वातीन और लड़कियों को अपना हमनवा बना ही लेती थी। तारा ने ये ब्यूटी पार्लर तो शुरू कर लिया था, लेकिन यक के बाद दीगरे बच्चों की पैदाइश की वजह से वो ज़्यादा वक्त नहीं दे पाती थी। अगर 2 दिन सैलून खुला मिलता तो 4 दिन बंद रहता। कभी बच्चों के इम्तहानात, कभी उनकी नासाज तबीयत बहाना बन जाते। अगर उन सब मसरूफियात से जान छूट भी जाती तो कोई ना कोई मेहमान आ जाता था। तारा इस सूरत-ए-हाल से उलझन का शिकार हो जाती थी क्योंकि वो पेशा वराना उसूलों की कायल थी। तारा के 3 बहनें और 2 भाई थे। इसने अपनी बहनों की शादियों और बड़े भाई की तालीम के अखराजात अपने कारोबार से पूरे किए थे। वो खुद भी एक जिम्मेदार फ़र्द थी और शादी के बारे में जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। लेकिन ये तकरीबन 10 साल पहले की बात थी जब परवेज़ का रिश्ता आया। ये रिश्ता हर लिहाज से इसकी अम्मा को मौज़ूं और काबिल कबूल लगा। अम्मा बज़िद थीं कि लड़का बरसर रोज़गार है, खुशहाल घराना है और सबसे अहम बात यह कि इसे तेरे काम करने पर भी कोई एतराज़ नहीं। ये सब तो ठीक है अम्मा, मगर मुझे नाइला और ज़ुहैब की तालीम की तरफ तवज्जो देनी है। ये सारे फ़राइज़ मेरी पार्लर की कमाई से ही पूरे हो सकते हैं। और वैसे भी आगाज़ में सब बुलंद व बांग दावे करते हैं, लेकिन शादी के बाद वो दावे धुरे के धुरे रह जाते हैं। तारा ने धीमे लहजे में अम्मा के सामने अपने ख़यालात का इजहार किया। तारा ऐसी ही थी, धीमे सरों में बात करने वाली, दूसरों के दुख सुख में शरीक होने वाली और हर गम की घड़ी में लोगों को सहारा देने वाली। इसने बेटी होकर भी बेटों से बढ़कर अपना फ़र्ज़ निभाया था और अब अपने सबसे छोटे भाई के फ़राइज़ से भी सबकदोश होना चाहती थी। तारा ने अपने छोटे भाई को तालीम के बाद ब्रोनमुख भेजा था, लेकिन इसने पलटकर घर की कोई खबर ना ली। ये बात अम्मा को बहुत गहरी चोट देती थी। तारा को भी इसका दुख था, लेकिन इसने इस गम को अपने दिल पर ज़्यादा देर तारी नहीं रहने दिया। जिंदगी में गमों की कमी नहीं थी और तारा ने हर हाल में शुक्र का कलिमा अदा करना सीख लिया था। देख तारा, तेरे भाई से अब मुझे कोई तवक्को नहीं है। तेरी उम्र ढल रही है। आयला और राला एक एक बच्चे की माँ बन चुकी हैं और नाइला का रिश्ता भी तय हो चुका है। अगर तो हाँ कर दे तो नाइला के साथ तेरे हाथ भी पीले कर दूं। यूं मेरी जान को करार आ जाएगा। सबसे बढ़कर ये कि तेरे ससुराल यहाँ से करीब हैं। सिर्फ 2 गलियां उबूर करके जब चाहे मुझसे मिलने आ जाया करना। अम्मा इसे लालच दे रही थी। वो भी दा में आ गई या अम्मा की बातों को सुनकर इनकार करने की जसारत ना कर सकी। बहरहाल उसके नसीब में परवेज़ का साथ लिखा हुआ था और अब परवेज़ से शादी के बाद इसने मज़ीद जदोजहद करने में अपनी ज़िस्त के माओ साल तमाम कर दिए थे। परवेज़ दरमियानी रंगत और आम से नकूश वाला मर्द था, जिसकी किस्मत में गुर्बत की चुकी में पस्ती हुई तारा लिखी गई थी। तारा की रंगत सुनहरी थी और नकूश इस कदर दिलफरेब थे कि निगाह ठहर जाती थी। उन दोनों का साथ मुकद्दर में लिखा जा चुका था। जैसे ही नाइला अपनी शादी के बाद अपने घर गई, वैसे ही तारा भी बया कर परवेज़ के घर आ गई। परवेज़ की 2 बहनें और एक छोटा भाई था। बहनें ब्याही हुई थीं जबकि भाई अभी ज़ेरे तालीम था। ससुर और सास दोनों हयात थे, मगर ससुर किसी कामकाज में दिलचस्पी नहीं लेते थे और सारा दिन घर बैठे सियासत में मसरूफ़ रहते थे। सास साहिबा भी इस उम्र में किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। हर बच्चे की पैदाइश के वक्त तारा के घर से अम्मा खाना बना कर भेजा करती थीं और तारा शुक्रगुजार रहती थी। इसे मालूम था कि परवेज़ एक तंदस्त इंसान है, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी के इंतहाई करीब वक्त तक पार्लर के काम में लगी रहती थी। इसे इल्म था कि चंद माह तक वो काम के काबिल ना रहेगी और यही आमदनी उसके अहले खाना की कफालत का ज़रिया बनेगी। शुरू में परवेज़ ने तारा के काम पर कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन पहले बेटे की पैदाइश के बाद वो काम पर मोतरिज़ होने लगा। ये पार्लर के चक्कर ज़्यादा ही नहीं हो रहे, ज़रा कम कर दो, परवेज़ कहता। मगर परवेज़ अपने ही तो कहा था कि मेरे कामकाज से आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। तारा दबे दबे अल्फाज में इसे याद दिलाती, लेकिन इसका ये कहना परवेज़ को गुस्से से भर देता। हालात बदल चुके हैं। क्या मैं अपनी माँ को यूं ही काम करते देखता रहूं? उनकी सेहत अब ऐसी नहीं रही और मेरी बहनें कब तक यहाँ आकर काम करती रही? वो भी अपने घरों की जिम्मेदार है। परवेज़ का लहजा तल्ख हो चुका था। तारा का दिल चाहा कि साफ साफ पूछे कि इसकी बहनें यहाँ आकर कौन सा काम करती है। फसाद और शिकायत के अलावा कुछ नहीं। घर के तमाम काम तो वो खुद करती थी और फिर पार्लर के लिए भी दोपहर के वक्त रवाना होती थी।
इसे न सिर्फ परवेज़ की बहनों को नाश्ता करवाना होता बल्कि घर की सफाई से लेकर दोपहर का खाना तक इसकी जिम्मेदारी होती। परवेज़ की बहनें अपने ही खाए हुए बर्तनों का ढेर अक्सर तारा के लिए छोड़ जाती थीं। जब परवेज़ शाम को दफ्तर से लौटता तो इसे एक नई कहानी सुनने को मिलती। रुकया बेगम अपने शिकवे शिकायत करती थीं और परवेज़ मदब अंदाज में सर झुकाए सुनता रहता। ये तारा तो बहुत खुदसर हो गई है। सारे काम तो मेरी बच्चियां कर जाती हैं और वो शाम को आकर 2-4 बर्तन धो देती है। इसे ये भी ख्याल नहीं कि मैं कितनी तन्हाई महसूस करती हूँ। ऊपर से अपने बच्चे भी मेरे सर पर मुसल्लत करके चली जाती है, रुकया बेगम शिकायती लहजे में कहती। अम्मा आप बच्चों को इसके साथ ही भेज दिया करें ना, परवेज़ ने थके हुए अंदाज में कहा। वाह बेटे, ये भी खूब कही। अपने बच्चों को इस मुए सैलून में भेज दो। वहाँ भांत भांत की औरतें आती हैं, उधर उधर की लगाई बुझाई करती हैं। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे उनके साथ रहकर वैसे ही बन जाएं? रुकया बेगम ने एक नया एतराज़ जड़ दिया। परवेज़ ने माँ की बात पर सर झुकाया और कहा, नहीं अम्मा, मेरा मतलब ये था कि अगर बच्चे वहाँ होंगे तो कम अज़ कम वो उनका ख्याल रख लेगी। इस वक्त तो बात आई गई हो गई, लेकिन बाद में परवेज़ ने अकेले में तारा की खूब सरजनिश की। तारा पहले ही से गमों की आग में जल रही थी और इस वक्त भी अपने शौहर की तेज़ और तल्ख बातों के निश्तर सहने पर मजबूर थी। फिर एक दिन राबी आ गई थी। वो महज यहाँ सीखने के इरादे से आई थी, मगर उसकी लगन देखकर तारा शशदर रह गई थी। सुबह सवेरे आकर राबी सैलून की खुद सफाई सुथराई करती, हर एक शय को ठिकाने पर रखती और गैर महसूस तरीके से तारा की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थीं। तारा को कैद से सुकून मिला था। अब वो दोपहर के बाद ही सैलून का चक्कर लगाती थी। राबी की सबसे अच्छी बात उसकी खुश इखलाकी और खुश गुफ्तारी थी। तारा के सामने वो इस कदर मदब रहती कि तारा उसकी इस अदा पर इतराती। वो तारा जिसे घर में परवेज़ लफ्ज़ों की मार मारता और सास तानों के हार पहनाती थी, यहाँ आकर राबी के मैम कहने से रूहानी सुकून महसूस करती। तारा ने राबी को तकरीबन सारे इख्तियारात सौंप दिए थे। अलबत्ता हिसाब किताब शाम को आकर खुद किया करती थी। बहरहाल आंखें तो तारा ने भी बंद नहीं की थीं। इसने अपनी एक जाने वाली मुखबिर लड़की छोड़ रखी थी जो हर दूसरे दिन पार्लर का चक्कर लगाती थी। वक्त के साथ साथ तारा मुतमईन हो चुकी थी, इसलिए तमाम काम राबी के सुपुर्द करती चली गई। लेकिन इसने आंखें और कान खिले रखे थे। राबी ने हमेशा माथे पर शिकन लाए बगैर दिन भर के वाजिबात की तफसील बताई और तमाम हिसाबात सामने रखे, जिससे तारा मुतमईन थी। सास ने एक दिन एतराज़ उठाया कि क्या सारे सैलून का काम इस लड़की के नाम कर दिया है। दरअसल वो अपने बेटे के कान भर कर एक नई शिकायत में मुब्तला रहती थी। बहू के जाते ही मैदान साफ होता और सास और उनकी बेटियां जो चाहते खाती पीती थीं। तारा के रहने से उनके कई मंसूबे नाकाम हो रहे थे। सास और उसकी बेटियां तारा की कमाई पर ऐश करती थीं। तारा अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा अपनी माँ को भेजती और बाकी सास को देती थी। लेकिन अब वो देख रही थी कि इसकी मेहनत की कमाई को बेदरग लुटाया जा रहा था। एक दिन तारा ने देखा कि इसकी नंद, जो 2 दिन से घर में रह रही थी, 1000 के नोट देकर पिज़्ज़ा मंगवा रही है। तारा ने खामोशी इख्तियार की, लेकिन दिल में उलझन लिए अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। खाना तैयार करने के बाद वो अपनी सास को मतला करने गई। सास और नंद कुछ राज़ो नियाज में मसरूफ़ थीं। खाना तैयार है, अब कहीं तो लगा दूं। सास ने कहा कि अभी भूख नहीं है और शाजी को कह देगी। तारा ने बच्चों को खाना दिया और किचन के काम निपटा कर निकलने वाली थी कि इसे याद आया सास को बताना रह गया। जब वो वापस कमरे में गई तो सास की आवाज़ सुनाई दी कि खाना सारा पैक कर लेना, वहाँ जाकर किचन में खाना होना। ये सुनकर तारा के कदम रुक गए। सास अपनी बेटी के लिए किस कदर आसूदगी की ख्वाहां थीं, मगर बहू की मेहनत उनको दिखाई न देती थी। तारा ने खाने का एक हिस्सा अपने कमरे में छुपा दिया। ऐसा कदम उसने पहली बार उठाया था और दिल में अजीब सी हलचल थी। शाम को घर आकर तारा ने गैर मामूली खामोशी महसूस की। परवेज़ गुस्से में था कि ये क्या हरकत की है आज तुमने। मेरी बहन भूखी गई और अम्मा सुबह से भूखी है। तारा खामोश रही और सीधा सास के कमरे में गई। इसने सास की मेज़ पर रखी ट्रे से कपड़ा हटा दिया। अंदाज़ा दुरुस्त था। ट्रे में चरगा और पिज़्ज़ा मौजूद था। चिकन के बड़े बड़े पीसेस के बाकियात वहाँ मुँह चिढ़ा रहे थे। तारा के अंदाज और उस ट्रे ने परवेज़ को लाजवाब कर दिया था।
यही नहीं, इसने बास्केट में पड़ा हुआ पिज़्ज़ा का डब्बा उठाकर एन परवेज़ की आंखों के सामने लहराया। परवेज़, मैंने आज तक लब नहीं खोले, बंद आंखों से सब कुछ सहती रही। जो आपने देखा वही मैंने भी सच मान लिया। मगर आज मैं चाहती हूँ कि अपना मेरी आंखों से देखें, ना किसी और की, लेकिन हाँ, एक मुंसिफ बनकर ज़रूर देखें। ये क्या है? क्या अम्मा भूखी है? क्या उनकी बेटी वाकई भूखी प्यासी है? हरगिज़ नहीं। परवेज़ का चेहरे का रंग और चुका था। अम्मा के चेहरे पर पहले शर्मिंदगी और फिर गुस्सा वाज़े हो रहा था। कल की आई हुई बहू की ये बातें उनको उनकी नज़रों में गिरा रही थीं और इश्तियाल भी दिला रही थीं। उम्मी, ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी वाली बात है। आज आपने मुझे भी शर्मिंदा किया है। परवेज़ शर्मिंदगी से बोला। हल्की सी मुस्कान तारा के लबों पर उभरी और वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। तारा ने खाना किचन तक मुंतकिल किया और इसे गर्म करने लगी। इतने में इसने पीछे परवेज़ की आहट महसूस की। परवेज़ ने कहा, ये सब किया है? तुमने खाना क्यों छुपाया? तारा ने थके हुए लहजे में कहा, मैंने खाना इसलिए छुपाया क्योंकि हम दोनों दिन रात मेहनत करते हैं, सिर्फ अपने बच्चों की खातिर। और सारा खाना शाज़ी उठाकर ले जाती है। इसी माह मैंने अम्मा को 15,000 दिए हैं और 2 दिन पहले वो मज़ीद रकम का तकाजा कर रही थी। मैं जानती हूँ आप खुददार इंसान हैं, मुझसे कभी रकम का मुतालबा नहीं करते, मगर मैंने कभी अपनी जिम्मेदारियों में कोताही नहीं की। परवेज़ हैरत में गौताज़न था। इसने आहिस्ता से पूछा, तारा, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तारा ने मजबूत लहजे में कहा, मैं रिश्तों में मजबूती और खूबसूरती की ख्वाहिशमंद हूँ। परवेज़ के दिल में तारा का मकाम पहले से कई गुना बढ़ चुका था। तारा ने खाने की ट्रे सलीके से चुनी और सीधा सास के कमरे का रुख किया। वहाँ सास का मिजाज बरहम था। रुकया बेगम ने एक तिरछी निगाह अपनी बहू पर डाली, मगर रुख मोड़े बैठी रहें। तारा ने नर्म लहजे में कहा, अब नाराज़ हैं, जानती हूँ, मगर एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने हमेशा आपका एहतराम किया, बर्दाश्त किया। आज भी चुप रह सकती थी, मगर अब खामोश रहना ठीक नहीं। शाज़ी ने कल मुझे रास्ते में बताया कि इसकी आदतें ख़राब करने वाली उसकी माँ है। क्या आप चाहती हैं कि आपके नाम पर हमारा घर बर्बाद हो? तारा की बात ने रुकया बेगम को झंझोड़ दिया। वो सख्त रवैये में लचक ले आए, मगर बोले, मेरे बेटे के सामने ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तारा ने पुरसुकून लहजे में कहा, उम्मी, अगर मैंने ये सब ना किया होता तो शायद बात कभी वाज़े ना होती। ये कोई दिखावा नहीं था, हकीकत थी। ताका शाज़ी के सारे रास्ते मसदूद हो जाएं, वो सारे चूर रास्ते जो इसका घर बर्बाद कर रहे हैं। रुकया बेगम ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया, मगर उनके तासुरात से जाहिर था कि तारा की बात उनके दिल पर असर कर चुकी थी। चुपचाप ट्रे खिसकाई और खाने में मशगूल हो गईं। तारा मुस्कुराई। इसने महसूस किया कि खामोशी से कितने ही महाज एक साथ फतह कर लिए हैं।